आज से हम आपके लिए एक नई पॉलिटिकल सीरीज शुरू कर रहे हैं, राजनीतिक सीरीज, जिसमें हम आपको बहुत ही सरल भाषा में चुनावी दांव पेच समझाएंगे ताकि आप भी नेताओं की राजनीति को, उनके चुनावी गणित को, उनकी राजनीतिक भाषा को, उनके कैलकुलेशंस को अच्छी तरह से समझ पाएं। और इस सीरीज के पहले अंक में आज हम आपको यह बताएंगे कि बीजेपी ने अपने 34% सांसदों के टिकट इस बार क्यों काट दिए और कांग्रेस अपने इतिहास में इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। बीजेपी ने अब तक 403 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें 104 सीटों पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। यानी पिछली बार जिन 303 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद थे, उन 303 सांसदों में से 104 यानी 34% सांसदों पर बीजेपी ने कैंची चला दी और 34% सांसदों के टिकट काट दिए। इसका मतलब यह है कि हर 3 सांसदों में से एक सांसद को इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिला, हर 3 में से एक। जबकि पिछली बार बीजेपी ने अपने 119 यानी 42% सांसदों का टिकट काटा था और इस रणनीति से बीजेपी को तब चुनावों में काफी फायदा हुआ था। उस समय भारत में कुल 119 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी के सांसदों के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी और इस एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी को इन लोकसभा सीटों पर नुकसान हो सकता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए तब बीजेपी ने इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे और 100 से ज्यादा सीटों को उन्होंने फिर से जीत लिया था नए उम्मीदवारों के साथ। और इस तरह से एंटी इनकम्बेंसी का इन लोकसभा चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मैं बात कर रहा हूं 2019 की। इस बार भी बीजेपी यही कर रही है। उसने अब तक 34% सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। हालांकि यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है क्योंकि बीजेपी ने अभी अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से 403 सीटों पर बीजेपी ने और 71 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की है। जबकि 69 सीटें अभी ऐसी हैं जिन पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। तो पहले तो आप ये गणित समझ लीजिए, बीजेपी 403 नाम घोषित कर चुकी है, उसके सहयोगी दल 71 सीटों के नाम घोषित कर चुके हैं और अभी 69 पर घोषणा होनी बाकी है। यह हिसाब किताब हो गया एनडीए का। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 208 सीटों पर और उसके सहयोगी दलों ने 224 सीटों पर अपने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जबकि 111 सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी अभी बाकी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार शायद कांग्रेस 300 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी। समझने वाली बात यह है कि बीजेपी तो लगभग 430 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस शायद बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के सहयोगी दल अब तक 224 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुके हैं और अगर अनुमान हम लगाएं तो 50 और सीटों पर भी कांग्रेस के सहयोगी दल ही अपने उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट अगर दे देते हैं तो ऐसे में कांग्रेस भारत में 269 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी, जिसका सीधा मतलब यह होगा कि चुनावों से पहले ही कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे चली जाएगी। बीजेपी लगभग 430 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अनुमान है कि कांग्रेस सिर्फ 269 सीटों पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इस तरह चुनावों से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी, जो कांग्रेस है वो बीजेपी से लगभग 150 सीटें पीछे चली जाएगी। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने आज तक 400 से कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, अब ये आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2004 में 417 सीटों पर, 2009 में 440 सीट, 2014 में 464 और 2019 में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा। और पिछले दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का जो विनिंग परसेंटेज है वो रहा है लगभग 10%। यानी जितनी भी सीटों पर उसने चुनाव लड़ा है उनमें से लगभग उसने 10% सीटें जीती हैं। यानी कांग्रेस अगर इस बार 269 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसे इस औसत के हिसाब से, पिछले 2 चुनावों के विनिंग परसेंटेज के हिसाब से सिर्फ 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम सिर्फ प्योर कैलकुलेशन और गणित की बात कर रहे हैं क्योंकि उसका विनिंग जो
परसेंटेज है वो 10% है। अगर आप देखें पिछली बार 421 का भी अगर आप देखें तो 10% होता है 42, पिछले उससे पहले उन्होंने 464 पर था, उसका 10% होता है 46, और कांग्रेस ने लगभग अगर आप 5-10 सीटें ऊपर नीचे कर सकते हैं तो लगभग कांग्रेस ने इतनी ही सीटें जीती हैं। इसलिए हमें लगता है कि कांग्रेस को अगर बीजेपी को टक्कर देनी भी है तो उसे कम से कम बीजेपी के बराबर तो सीटों पर चुनाव लड़ना ही चाहिए था, तभी वो असल में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी, राष्ट्रीय पार्टी मानी जाएगी। लेकिन इस बार कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लगभग 270 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चुनाव ही लड़ा है 270 पर, तो फिर इनमें से कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी। 10% के हिसाब से लगाएं तो सिर्फ 27 सीटें, और अगर थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर भी कर लेंगे तो बहुत बढ़कर शायद 50 सीटें। यह सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि चुनाव में और भी बहुत तरह का जो गणित होता है और भी बहुत तरह का जो वोट बैंक होता है उसके कैलकुलेशंस आते हैं, फैक्टर वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन तो भी अगर आप देखें तो विनिंग जो परसेंटेज है कांग्रेस का वो 10% है। एक और बड़ी बात यहां यह है कि अगर कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उसका वोट शेयर भी पहले से कम हो जाएगा, और वोट शेयर का कम होना कांग्रेस के लिए इस समय बहुत खतरनाक हो सकता है। उसके वोटों की जो संख्या है वो भी बहुत गिर जाएगी। तो देखिए, वोटों की संख्या भी अगर गिरेगी तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस का जो वोट है, जो उसे मिलते हैं वोट, वो बिल्कुल भी बढ़े नहीं है, जबकि इसी अवधि में बीजेपी के 15 करोड़ वोट बढ़ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर जाकर बताता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में वोटर कितने हैं। 2009 में आप देखिए टोटल वोटर थे 71 करोड़ और वोट दिया था 41 करोड़ लोगों ने। उसके बाद 2014 में टोटल वोटर हुए 83 करोड़ और वोट दिया था 54 करोड़ लोगों ने। और 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव में वोटर हो गए टोटल लगभग 91 करोड़ और वोट दिया था लगभग 60 करोड़ लोगों ने। तो ये तो मैंने आपको वोटर्स का बता दिया। और इस बार जो वोटर्स की संख्या है वो है 96 करोड़। पिछली बार था 91, इस बार लगभग 96 करोड़ वोटर्स हमारे देश में हिस्सा लेंगे चुनावों में। अब देखिए अगली स्क्रीन पर, वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, अब देखिए कितने वोट मिले थे। कांग्रेस को 11 करोड़ 90 लाख वोट मिले। फिर 2014 में, 2009 में अगर आप देखेंगे तो 11 करोड़ 90 लाख जब वोट मिले थे कांग्रेस को, यहां अगर आप देखेंगे तो तब कांग्रेस पार्टी जीत गई थी और उन्होंने दोबारा से अपनी सरकार बना ली थी। और बीजेपी को तब मिले थे सिर्फ 7.8 करोड़ वोट। अब आगे बढ़ते हैं 2014 में। देखिए क्या हुआ। 2014 में कांग्रेस का जो टोटल वोट है 11 करोड़ 90 लाख से घटकर 10 करोड़ 70 लाख पे आ गया, कम हो गए कांग्रेस के वोट। लेकिन बीजेपी 7 करोड़ से बढ़कर 17.2 करोड़ पर पहुंच गई 2014 में, और यहीं पर तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब आगे चलिए, यह है पिछला लोकसभा चुनाव। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ वोट से कांग्रेस को मिले 11.9 करोड़, थोड़ा सा बढ़ गया। यानी 2019 में कांग्रेस पार्टी को उतने ही वोट मिले जितने कि 2009 में मिले थे। 11.9 करोड़ तब मिले थे 2009 में, और 2019 में 10 साल बाद भी 11.9 करोड़ पर ही कांग्रेस पार्टी अभी है। लेकिन बीजेपी देखिए कहां से कहां निकल आई। बीजेपी का ये ग्राफ देखिए आप, लगातार बीजेपी का ग्राफ ऊपर चलता चला जा रहा है और 2019 में बीजेपी को मिले 22.9 करोड़ वोट। तो बीजेपी अगर आप देखें तो 2009 से लगभग 3 गुना वोट बीजेपी के बढ़ गए। और कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस आज भी वहीं खड़ी है जहां 2009 में खड़ी थी। लेकिन 2009 में कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब 11 करोड़ वोट मिले। इस बार अगर वो 270 सीटों पर ही चुनाव लड़ती है तो ये 11 करोड़ वोट भी नहीं मिलेंगे, बल्कि इस बार उसकी जो टैली है वो और नीचे आ जाएगी।
और यह कांग्रेस के लिए एक खतरनाक बात होगी। यानी जिन 15 वर्षों में कांग्रेस का एक भी वोट नहीं बढ़ा, उन्हीं 15 वर्षों में बीजेपी के 15 करोड़ वोट बढ़ गए, यहां आप देख पाएंगे। और इस बार अगर 5 से 6 या 7 करोड़ वोट भी बीजेपी के और बढ़ गए तो हो सकता है बीजेपी इस बार 30 करोड़ के आंकड़े को शायद पार कर पाए या 30 करोड़ के आसपास आ जाए, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। अब इन आंकड़ों से आप यह समझ सकते हैं कि कांग्रेस को अपने वोट बढ़ाने पर काम करना चाहिए था, ताकि इस बार उसे 11 करोड़ की बजाय 12, 13, 14, 15 करोड़ वोट मिले कम से कम। लेकिन कांग्रेस उल्टी तरफ जा रही है। कांग्रेस इस समय हर सीट पर उम्मीदवार बढ़ाने पर काम कर रही है। वो उल्टी रणनीति है। वो सीटें नहीं बढ़ा रही, वो कह रही है कि उम्मीदवार बढ़ा दो, ताकि वो ईवीएम से होने वाले चुनावों को रोक सके और बैलेट पेपर से चुनाव करा सके। तो कांग्रेस की जो पूरी कोशिश है वो है कि चुनाव किसी तरह से बैलेट पेपर से हो जाए और ईवीएम बाहर हो जाए।